मनोहर जी और शांति जी की उम्र 65 पार कर चुकी थी। वे उम्र के उस पड़ाव पर आ गए थे जहाँ से आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्वयं सहारे की आवश्यकता महसूस हो रही थी। शांति जी पहले ही बिस्तर पकड़ चुकी थी। ऐसे में खेत खलिहान को देखने वाला कोई शेष नहीं बचा था। जब तक शरीर चलता रहा, मनोहर जी ने खेत खलिहान संग अपने दोनों बेटे मनोज और अमित की शिक्षा दीक्षा में कोई व्यवधान नहीं पड़ने दिया। परिणाम हुआ कि बड़ा बेटा मनोज सरकारी विभाग में अच्छे पद पर आसीन हो गया और छोटा बेटा अमित की भी नौकरी शहर के नामी कंपनी में लग गई। अब दोनों बेटे अपनी जिंदगी में इतने लीन हो गए कि किसी को भी अपने बूढ़े माँ बाप की याद भी नहीं आती। उन दोनों में से किसी को भी इसकी चिंता नहीं कि उसके माँ बाप गांव में कैसे हैं। मनोहर जी ने भी कभी इसकी चिंता नहीं की कि उनकी औलादें उन्हें क्यों नहीं पूछ रही। वे अपने गांव और खेत खलिहान में ही मगन रहते। जब दोनों पति पत्नी शरीर से असहाय हो गए तो उनको भी बेटों की उपेक्षा महसूस होने लगी, क्योंकि जीवन की गाड़ी को खींचना ही था। गांव की बेटी मालती को अपना सहारा बना लिया, जो उन लोगों की सेवा टहल अपनी माँ पिता समझकर कर रही थी। मगर शादी के बाद उसे भी अपने घर जाना ही था, सो वह चली गई। अब मनोहर जी और शांति जी की खोज खबर लेने वाला कोई भी नहीं था। किसी तरह वे दोनों बुढ़ापे की गाड़ी खींच रहे थे। समय बीत रहा था। एक दिन अचानक मनोहर जी की सेहत काफ़ी बिगड़ गई, तो उनके गांव में रहने वाले शंभू चाचा ने उनकी जानकारी उनके बेटों तक पहुंचा दी। पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलते ही दोनों बेटे तत्काल गांव पहुंच गए। पिता मनोहर जी की दशा देखकर उनके स्वास्थ्य से अधिक उन दोनों को यह चिंता सताने लगी कि अगर पिताजी को कुछ हो गया तो गांव की जमीन को निकालना भी एक मुसीबत हो जाएगी। इनके बाद इन जमीनों की सुरक्षा करने वाला भी गांव में कोई नहीं रह जाएगा। मनोज और अमित ने आपस में सलाह मशवरा करके ये फैसला लिया कि अच्छा होगा पिताजी के रहते ही सारी ज़मीन बेचकर शहर में अच्छा मकान ले लिया जाए। दोनों भाइयों ने पिता मनोहर जी के सामने ये बात रखी। अस्वस्थ पिता के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बिल्कुल हिचक नहीं हुई। असहाय मनोहर जी अपनी पुश्तैनी जमीन अपने जीते जी बेचने के पक्ष में नहीं थे। वे बोले, मेरे न रहने के बाद तो गांव की सारी संपत्ति तुम लोगों की ही होगी। उस समय तुम लोगों के मन में जो अच्छा लगेगा करना। अभी ऐसा न सोचो तो ठीक होगा। इस पर मनोज ने कहा, पिताजी जो काम कल करना ही है उसे आज ही करने में क्या हर्ज है। मनोज की बातों से छोटे बेटे अमित को भी कुछ बल मिला। उसने बड़े भाई मनोज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि पिताजी अब आपका शरीर तो खुद आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में खेत खलिहान का काम कहाँ से करेंगे। दोनों बेटों की बातों से मनोहर जी को उनके अंदर से स्वार्थ लिप्सा की गंध आ रही थी। इस कारण वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। पिता मनोहर जी को शांत देख छोटे बेटे अमित ने कहा, पिताजी आप बेकार में ज़मीन का मोह कर रहे हैं। आप और माँ यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करेंगे। इससे छुटकारा लेकर शांति से हम लोगों के साथ शहर में रहें। यही सही रहेगा कि यहाँ की ज़मीन बेच दी जाए। बेटों की बात सुनकर वे अब स्वयं को असहाय पा रहे थे। शरीर के साथ परिस्थितियां भी बेटों के असहयोग के कारण विपरीत दिखने लगी थी। ऐसे में लाचारी और बुझे मन से मनोहर जी बोले, ठीक है, जो तुम लोगों को सही लगे करो। पिता मनोहर जी की सहमति मिलते ही दोनों मनोज और अमित बहुत खुश हुए। दोनों उन्हें छोड़कर अपने गांव के जमींदार धनीराम के पास पहुंचकर जमीन बेचने की बात चलाते हैं। तो धनीराम ने कहा, बेटा इतनी जल्दी क्या है, पहले अपने पिता मनोहर जी को साथ ले जाकर शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। वह स्वस्थ हो जाएंगे तो स्वयं फिर गांव आकर जो करना उचित लगेगा करेंगे। मनोज और अमित को उनकी बातें नहीं जमी। उनकी स्वार्थ लिप्सा इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें माँ बाप के स्वास्थ्य से अधिक जमीन से प्राप्त होने वाले धन की चाह दिख रही थी, जिसके सहयोग से भौतिकता की सभी सुख सुविधाओं को पाने की चाह मन में पाल रखी थी। ऐसे में किसी
और की सलाह कहाँ से सुहाती। उन्होंने पिता मनोहर जी से कहा, पिताजी आप धनीराम जी से बात करके ज़मीन बेचने में अपनी सहमति दे दीजिए। मनोज और अमित की बात सुनकर मनोहर जी कुछ कहना चाहते थे कि उससे पहले ही छोटा बेटा अमित बोल पड़ा, पिताजी हम लोग तो ये सोच के आए थे कि आपको अपने साथ ले चलेंगे और वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, पर बिना आपके यहाँ ज़मीन का सौदा कौन करेगा। ज़मीन जायदाद के कागज़ पत्तर उन्हें दिखाना होगा। अभी हमें शहर अपने काम पर जाना होगा। बात पक्की हो जाएगी तो सूचना दीजिएगा, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। मनोहर जी क्या कहते, वह तो सोच रहे थे कि बेटों के साथ शहर जाकर अपना और शांति जी का ठीक से इलाज कराएंगे, जिससे जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। फिर शांति को उनके पास ही छोड़कर कुछ दिनों के लिए गांव आकर यहाँ का भी सब काम देख लेंगे। इसीलिए वे मौन ही रहे। मनोहर जी के मुख से कुछ नहीं निकला तो बड़ा बेटा मनोज बोल पड़ा, पिताजी आप इतना क्यों सोच रहे हैं, कुछ कहते क्यों नहीं। क्या बोलूं, छुट्टी खत्म हो गई है तो तुम लोगों को वापस अपनी नौकरी पर जाना ही होगा। हताश मन से मनोहर जी ने जवाब दिया। अभी बेटों को वापस गए 1 सप्ताह भी ना हुआ था कि गांव से जमींदार धनीराम का संदेशा मिला कि जमीन के खरीदार मिल गए हैं। तुम लोग गांव आकर अपने पिता को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर जमीन खरीदार के नाम करा दो और वही पैसा भी प्राप्त कर लो। संदेशा मिलते ही मनोज और अमित ने देर न करते हुए गांव पहुंचने का इरादा बनाया और दूसरे दिन ही वे दोनों गांव पहुंच गए। एक बार भी माँ और पिताजी के अस्वस्थता का उन्हें ख्याल नहीं आया। जमींदार धनीराम के सम्मुख उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पिता मनोहर जी को लेकर वे दोनों रजिस्ट्री ऑफिस गए, जहां जमीन बेचने और खरीदने की औपचारिकताएं दोनों पक्षों ने पूरी की। जमीन का मूल्य धनीराम जी ने बड़े बेटे मनोज को सुरक्षा की दृष्टि से सौंपवा दिया। घर आकर मनोज और अमित ने आपस में सोच विचार कर निर्णय लिया और पिता मनोहर जी से कहा कि पिताजी जमीन का इतना पैसा यहाँ रखना सही नहीं होगा, इसीलिए कल ही हम लोग शहर लौटकर वहाँ बैंक में जमा कर देते हैं। फिर जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। दोनों ने अपनी बात समाप्त की। फिर मनोहर जी बोल पड़े, बेटा अब तो गांव में कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा होता तुम लोग एक दिन बाद जाते तो हम लोग भी घर किसी को सौंपकर वहीं तुम्हारे साथ शहर चल के रहते। पिता का प्रस्ताव सुनते ही दोनों के सम्मुख विकट समस्या खड़ी हो गई। दोनों में कौन इन लोगों को अपने साथ वहां रखेगा और सेवा सत्कार करेगा। कोई यह करने को उन्मुख नहीं था, क्योंकि माँ बाप अब दोनों के लिए बोझ और बैरी लगने लगे थे। इसीलिए इससे मुक्ति के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर कुचक्र रच डाला। पहले बड़े बेटे मनोज ने कहा, पिताजी हम लोगों की छुट्टी समाप्त हो गई है, कल सुबह जाना ही पड़ेगा, इसीलिए आप लोग कुछ दिन यहीं और रुक जाएं और इस घर को भी किसी के हाथ बेच दें। आखिर शहर जाने के बाद आप लोगों को इसकी चिंता सताती ही रहेगी। अच्छा होगा सबसे मुक्त होकर एक साथ शांति से शहर में रहें। इतना कहने के साथ उसने पिता की ओर एक कागज़ पर कुछ लिखकर बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए हम लोगों का दिल्ली वाले घर का पता। आप लोग गांव का सब काम समाप्त कर वहां आ जाइएगा। हम लोग वहां स्टेशन पर लेने आ जाएंगे, नहीं तो यह पता पूछकर आप लोग खुद भी आ सकते हैं। दोनों बेटों की प्रतिक्रिया मनोहर जी को असहज कर रही थी, पर उम्र की लाचारी ने उन्हें सब कुछ देखने सुनने के लिए विवश कर दिया। वे बोले, ठीक है। उत्तर में छोटे बेटे अमित ने कहा, कल सोमवार है, हम लोग लौट जाएंगे। आप उसके बाद के सोमवार को ट्रेन पकड़कर दिल्ली ही आ जाइएगा। हम लोग स्टेशन पर ही मिल जाएंगे। इतने दिन में यहाँ का काम भी समाप्त हो जाएगा। उम्र के बोझ ने मनोहर जी को एक यंत्र बना दिया था। केवल आदेश पालन करने की ही स्थिति में रह गए थे, अपनी बात करने की स्थिति में नहीं थे। बेटों ने कागज़ दिया तो उसे बिना देखे और पढ़े रख लिया। वैसे भी उनकी बूढ़ी आंखें साफ पढ़ने की स्थिति में नहीं रह गई थी। सोचा कि जब दिल्ली जाऊंगा तो दोनों बेटों में से कोई ना कोई उन लोगों को लेने तो आएगा ही, फिर इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी।
ज़रूरत पड़ भी गई तो किसी को दिखाकर पता पूछ लूँगा। दोनों बेटे वापस दिल्ली लौट आए। सप्ताह बीतता गया। मनोहर जी ने दुखी मन से घर की चाबी अपने पट्टीदार सेवालाल को देकर उन्हीं के सहयोग से स्टेशन पर आकर रामपुर से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही ट्रेन उनके गांव के स्टेशन से चली, उनकी आंखों में आंसू आ गए। शांति जी ने उन्हें हिम्मत दी, यह जानते हुए कि यह धरती शायद अब फिर कभी देखने को ना मिले। दूसरे दिन ट्रेन सुबह ही गंतव्य स्टेशन पहुंच गई। मनोहर जी और शांति जी सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर ही बेटों का इंतज़ार करते रहे। जब सभी सवारी वहां से बाहर निकल गई तो उन्होंने भी यह सोचकर कि छुट्टी मिलने में देरी हो गई होगी, इसीलिए जल्दी नहीं आ पाए। अच्छा होगा स्टेशन से बाहर होकर उनका इंतज़ार करूं। सुबह से दोपहर हो गई पर बेटों की कोई झलक ना मिली, तो निराश होकर बेटे के दिए हुए कागज़ को निकाला और पास ही खड़े एक टैक्सी वाले को दिखाकर कहा, हम लोगों को इस पते पर पहुंचा दो, जो किराया होगा ले लेना। कागज़ लेकर टैक्सी वाले ने उसे पढ़ा, फिर उन्हें देखकर सवाल किया, बाबा क्या आपकी कोई संतान नहीं है क्या? मनोहर जी विवशता भरे लहजे में कहते हैं, मेरे 2 बेटे हैं। यह पता उन्हीं लोगों का है जहाँ चलने को कह रहा हूँ। यहाँ क्या करते हैं? दोनों यहाँ अच्छे पद पर हैं। अफसोस भी जताया, इसके पहले यहाँ आने का कभी मौका नहीं मिला, इसलिए घर नहीं देख पाए, पर दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बेटों ने ही यह लिखा है। हाँ, मेरी आंखें पढ़ नहीं पाती, नहीं तो मैं ही पढ़कर तुम्हें बता देता। मनोहर जी की बातों को सुन टैक्सी वाला बहुत दुखी हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लोगों को कैसे बताए कि इसमें घर का पता नहीं, कुछ और लिखा हुआ है। उन लोगों को सच बताने का साहस वह नहीं जुटा पाया। सोचा अच्छा होगा अनभिज्ञ हो जाऊं, इसीलिए कागज़ उन्हें वापस लौटाते हुए कहा, बाबा मैं अभी कुछ दिनों से ही इस शहर में टैक्सी चला रहा हूँ, इसीलिए इस जगह को नहीं जानता। टैक्सी वाले की बात सुनकर उन्हें बहुत निराशा हुई, पर हताश नहीं हुए। उन्हें एक ब्रॉड टैक्सी वाला दिखा। आशा जगी कि शायद इसे पता हो। उसे कागज़ देकर लिखे पते पर पहुंचाने का अनुरोध किया। उम्र दराज टैक्सी वाला समाज में आए बदलाव और रिश्तों का अवमूल्यन काफ़ी नज़दीक से देख रहा था। कागज़ पढ़ते ही वही सवाल किया जो पहले वाले ने किया था, काका आपकी कोई संतान नहीं है क्या? क्यों बेटा? यह पता कागज़ पर किसने लिखा है? मेरे बड़े बेटे ने, मनोहर जी ने स्पष्ट किया। मनोहर जी की बात सुन प्रौढ़ टैक्सी वाले की आंखें शब्दों को पढ़कर फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि किसी के बेटे ने अपने पिता के लिए यह शब्द लिखे। तभी तो उसने सवाल किया, काका क्या गांव आपको अच्छा नहीं लग रहा था जो यहाँ चले आए? नहीं बेटा, मेरा मन तो गांव छोड़ने का बिल्कुल नहीं था, पर बेटों ने जिद किया कि यहाँ आप लोग अकेले कैसे रहेंगे इस उम्र में, इसीलिए उन्हीं लोगों के कारण यहाँ आना पड़ा। गांव में तो आपकी खेती बाड़ी होगी ही, उसे अब कौन देखेगा? अच्छी खासी थी, पर 1 सप्ताह पहले ही बेटों ने सब बिचवा कर पैसों के साथ आ गए थे और मुझे 1 सप्ताह बाद इसी पते पर आने को कह गए थे। मनोहर जी के भोलेपन को देख प्रौढ़ टैक्सी वाले को उन पर दया आ रही थी। साथ ही बेटों के मुंह में पड़कर नारकीय जीवन जीने की स्थिति आने के लिए उन पर क्रोध भी आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकता था। शहर की नारकी से तो अच्छा होगा ये लोग गांव लौट जाए, वहाँ कोई ना कोई दया दिखाकर अपने घर शरण दे देगा। इन्हीं भावों को लेकर वह प्रौढ़ टैक्सी वाले ने पूछा, काका आपने पढ़ा इसमें क्या लिखा है? बेटा आँख से साफ नहीं दिखाता, इसीलिए बिना पढ़े रख लिया था। तुम ही बताओ क्या लिखा है? मनोहर जी ने विवशता दर्शाई तो टैक्सी वाला बोला, काका इस कागज़ पर लिखा है कि यह दोनों लोग असहाय हैं, इनकी कोई संतान नहीं है। पत्र पढ़ने वाले अगर इन्हें किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे तो बहुत धर्म का काम होगा। कागज़ पर लिखे शब्द को सुनकर मनोहर जी और शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले।
शांति जी तो बेहोश होते होते बची। अपनी कोख से जना इतना बड़ा झूठ बोलेगा, कुछ पल तक दोनों को समझ ही नहीं आया। अब क्या किया जाए। कुछ देर बाद मनोहर जी ने अपने दिल को मजबूत किया और टैक्सी वाले से कहा, बेटा, तुम्हें कष्ट ना हो तो कागज़ पर लिखे स्थान पर हम लोगों को पहुंचा दो। जो भाड़ा होगा हम दे देंगे। काका, भाड़े की बात आप ना करें। मेरी सलाह माने तो अच्छा होगा। आप लोग गांव लौट जाए। हम आप लोगों को ट्रेन पर बिठा देंगे। प्रौढ़ टैक्सी वाले ने मानवता दिखाते हुए सलाह दिया, नहीं बेटा, अब गांव भी जाकर क्या करूँगा। क्यों? बेटों ने तो गांव में भी कुछ नहीं छोड़ा है मेरे लिए। वापस जाऊंगा तो लोगों को क्या कहूँगा। इसीलिए लौट आया कि बेटे अपनी स्वार्थ लिप्सा में इतने गिर गए हैं कि उन लोगों ने अपना पता देने की जगह असहाय वृद्धाश्रम पहुंचाने के लिए अज्ञात व्यक्ति को पत्र लिख दिया है। अपनी विवशता को दर्शाते हुए अनुरोध भी किया, बेटे, तुम दया कर हम लोगों को उसी जगह छोड़ दो जहां इस कागज में लिखा है। शेष जीवन हम लोगों का अब वहीं किसी तरह कट ही जाएगा। गांव के लोग भी यही सोचेंगे समझेंगे कि हम लोग अपने बेटों के साथ खुशी से रह रहे हैं। इस प्रकार यह गलत संदेश गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा कि संपन्न बेटों ने स्वार्थ में अपने माँ बाप का सब कुछ लेकर अनाथ वृद्धाश्रम में रहने को भिजवा दिया। बूढ़े असहाय माता पिता की दुर्गति देखकर उस प्रौढ़ टैक्सी वाले की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस तरह के कलयुगी औलाद को कभी चैन की नींद ना मिल पाए और उनकी औलादें उन्हें ही उनके कर्मों का सही फल दें। धिक्कार है ऐसे कपूतों पर। टैक्सी वाला मन में हजार बदुआ देते हुए वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।
मनोज के 3 बच्चे थे, वो भी छोटे छोटे, 2 लड़की और 1 लड़का। इन मासूम बच्चों की भी परवाह न करते हुए इनकी माँ अथवा मनोज की पत्नी अंजू कहीं दूर चली गई थी किसी के साथ। अंजू भी शायद मन से छोड़ना चाहती थी पति को, तो चली गई। बरसों बरस पहले छोड़कर फिर पलटकर ना देखा कभी। कभी क्षण भर को यह देखने के लिए भी नहीं आई कि अपने जिन 3 बच्चों को वह छोड़कर चली गई वह कैसे हैं, किस तकलीफ में हैं, स्वस्थ हैं, बीमार हैं या कि बचे भी हैं कि नहीं। इतनी मतलबी कोई कैसे हो सकता है। यही कहने का मन होता है कि शायद भगवान उनके शरीर में दिल की रचना करना भूल गए थे, या फिर दिल पत्थर का था उसका, या फिर माँ का नहीं किसी और का दिल लगा बैठे थे। मतलब कि भगवान भी भूल कर बैठे थे। नहीं तो कोई माँ अपने 1.5 साल के बेटे और 5 और 7 साल की बेटी को अकेला छोड़कर ना चली जाती हमेशा के लिए। लेकिन आज रिया मन ही मन सोच रही है कि हम भाई बहनों को माँ पापा दोनों का ही प्यार पापा से ही मिला, जिनकी संघर्षशीलता, सज्जनता, प्रगतिशीलता, किसी आदर्श माँ सा कोमल हृदय, किसी माँ के भाव से भरे भाव, जिम्मेदार पिता आदि गुणों के कारण आज आसपास की एरिया में लोग चर्चा करते हैं। उन्हें अनूठा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है, मगर पहले उन्हें कदम कदम पर अपमानित किया जाता था। पत्थर से भी ज़्यादा पत्थर हो गए हैं लोगों के दिल। लेकिन सच यह भी है कि ऐसे लोगों से भरी नहीं है दुनिया। तो इसीलिए मक्खन से कोमल दिल वाले हैं हमारे पापा, जिनका कोमल दिल माँ के पत्थर दिल को कोमल ना बना सका। वह मक्कार बनी रही और चली गई। तब पूरे खानदान, रिश्तेदार, नातेदार, पट्टीदार सब ने पापा को ही जिम्मेदार ठहराया था कि यही जिम्मेदार है पत्नी के जाने के लिए। पापा के अच्छे संस्कार को उनका अवगुण बताया गया कि अरे पत्नी ऐसे थोड़े ही ना रखी जाती है, पत्नी तो मर्द ही रख सकता है। कड़कपन नहीं रखोगे तो पत्नी किसी के साथ भागेगी ही, घर की देहरी लांघेगी ही। इस समाज ने उसके पापा के साथ इतना ही अन्याय नहीं किया था, बल्कि उन्हें अपमानित करने, दुत्कारने का आखिरी रास्ता तक चुना था। उन्हें नपुंसक कहकर अपमानित किया था। खुलेआम पूरे विश्वास के साथ यह कह गया कि तीनों बच्चे भी इसके नहीं हैं। नपुंसक कहाँ बच्चे पैदा कर सकता है। सीधे सीधे कहा जाता जिसके बच्चे थे उसी के साथ भाग गई। कोई औरत नामर्द के साथ कब तक रहेगी, कब तक निभाएगी। माँ का नाम लेकर कहा जाता अंजू ने इतने साल एक नपुंसक के साथ निभाया, यही बड़ी बात है। इसने तो उसका जीवन बर्बाद कर दिया था, धोखा दिया उसे। पापा हर अपमान, दहकते कोयले से ज़्यादा दहकती झूठी बातें ऐसी शांति से हजम कर जाते जैसे शहद पी गए हों। ज़्यादा हो जाने पर, एकदम मुंह पर यह सब कहे जाने पर दोनों हाथ जोड़कर कहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अंजू को जो कुछ चाहिए था मैंने वह सब कुछ उसे दिया। मैं नपुंसक नहीं हूँ, हर सुख उसे दिया। बच्चे भी हमारे ही हैं। कभी तेज आवाज़ में बात तक नहीं की, कभी भी, चाहे जितना भी वह बिगड़ी, उचित अनुचित यह सब मैंने सोचा ही नहीं। बस हंसकर शांति से यही कहता था, बस कर अंजू, गुस्सा होकर काहे को अपने को इतना कष्ट देती है। तुझे कोई भी कष्ट हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे हैं, इनकी बातों पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं। यह भगवान का रूप है। मुझे पिक्चर देखना कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब जब उसने कहा कि नई पिक्चर आई है तो दिखाने के लिए ले गया। कहने को भी एक बार भी मना नहीं किया। घर में मीट मछली कभी नहीं बनी, लेकिन जब जब अंजू का मन किया तब तब बाजार में ले जाकर या चोरी से घर लाकर खिलाया। हाँ, उसे एक बार डांटने सख्ती करने का दोषी हूँ। जब बिटिया के होने को 1 महीना बाकी रह गए थे और उसने अम्मा से बदतमीजी की थी। अम्मा ने खाली इतना कहा था कि बहू खाना पीना टाइम से करती रहो, नहीं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। मैं इतने पर भी कुछ नहीं बोलता और बोला भी नहीं था।
रात अचानक मुझे उसके मुंह से शराब जैसी कुछ अजीब सी महक मिली। बात की तो लगा कि इसने तो अच्छी खासी पी रखी है। मैं एकदम हैरान परेशान हो गया कि यह क्या गजब हो रहा है। इसने तो अनर्थ कर दिया है। मैं तंबाकू तक नहीं छूता और यह शराब, बहुत पूछने पर बताया था कि घर के कबाड़ खाने में ससुर जी ने रखी थी, वही पी ली। सास से गुस्सा थी इसीलिए पी। होली के समय बाबूजी आने वालों के लिए जो शराब लेकर आए थे, उसी की बची हुई एक छोटी शीशी उन्होंने वहां डाल दी थी, वही अंजू ने पी ली। उस समय मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि यह नशे में है। रात भर जागता रहा कि यह कहीं मेरे सोते ही कुछ गड़बड़ ना कर दे। अगले दिन भी बड़े प्यार से समझाया था कि ऐसा अनर्थ अब मत करना, किसी को पता चल गया तो सोचो कितनी बदनामी होगी, और बच्चे की सोचो, जहर है उसके लिए यह जहर। इसके अलावा कभी मैंने उससे ऊंचे स्वर में तो छोड़िए रूखी आवाज में भी बात नहीं की। उसे अपने घर, अपने जीवन की लक्ष्मी कहता था। क्या यही हमारी गलती है? पापा की बातों को लोग बहुत बाद में धीरे धीरे समझ पाए, तब उन पर ताना कसना कम हुआ, लेकिन बंद तो अभी भी नहीं हुआ। उसके पापा गुणों के अथाह सागर हैं। फिर भी मम्मी ऐसे एक झटके में बिना कुछ कहे क्यों चली गई? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में वह आज भी लगी हुई है। पापा का मालूम नहीं कि वह उत्तर ढूंढ रहे हैं या उन्हें भूल गए हैं, या उनकी यादों को मन के किसी अंधेरे कोने में गहरे दबा दिया है। और माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी वह कैसे आदर्श ढंग से निभा ले जाएं, इसी में लगे हैं। रिया जब आजकल मैगजीन, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गुड पेरेंटिंग के चर्चे देखती है, पढ़ती है कि गुड पेरेंटिंग कैसे हो, तो हंसी आती है। वो मन ही मन कहती है कि अच्छे माता पिता के गुण मेरे पापा से सीखो। उसकी नज़रों में उससे बड़ा आदर्श अभिभावक कोई और है ही नहीं। ऐसा वह सिर्फ इसलिए नहीं कह रही है कि वे उसके पापा हैं। जब माँ चली गई तो दोनों चाचा ने घर से मुंह मोड़ लिया था। दोनों लोग दादा दादी से लड़ झगड़ कर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ली और बेच बाच कर चले गए दूसरे शहर, फिर कभी लौट कर नहीं आए। असल में दोनों ही घर पहले से ही छोड़ना चाहते थे, बहाना ढूंढ रहे थे, तो यह मिल गया कि घर में रहना मुश्किल हो गया है, बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सब ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं। हमारे परिवार बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। अपना परिवार, अपना जीवन हम अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख पाएंगे। पापा ने तब घर भर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि मेरी वजह से यह सब हुआ है, तो बाकी लोग परेशान क्यों हैं? घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। घर ही नहीं, मैं इस मोहल्ले में दोबारा कदम नहीं रखूंगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों को लेकर यहाँ से खाली हाथ ही जाऊंगा। लेकिन चाचा लोग नहीं माने थे। कहा, तुम्हारे जाने से जो कलंक घर पर लगा है वो मिट नहीं पाएगा, बदनामी नाम में नहीं बदल जाएगी। वह इस घर पर हमेशा के लिए चिपक गई है, हम ही जाएंगे। और बेधड़क चले गए। उनके जाने और अपने हंसते खेलते घर के ऐसे ही अचानक बिखर जाने से दादा दादी इतना आहत हुए कि 2 साल के अंदर ही वे दोनों भी चले गए, ये दुनिया ही छोड़ दी। रिया अक्सर सोचती है कि पापा की उस समय की मनस्थिति कैसी हुई होगी। वह उनकी हालत का अंदाज़ा लगाने का प्रयास करती कि उन पर तब क्या बीती रही होगी, कैसे वह पूरी दुनिया के ताने बर्दाश्त करते रहे होंगे। कपड़े बनाने का पुश्तैनी व्यवसाय भाइयों के छोड़ जाने के कारण बंद हो गया था और पापा तब चाय की दुकान चलाने लगे, जो पापा की मेहनत से जल्द ही अच्छे खासे होटल में तब्दील हो गई। अब तो उनका यह व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पापा ने काम और हम तीनों बच्चों को कैसे संभाला होगा। वो उनकी तकलीफ़ों को सोचकर काँप उठती है कि वे हम दोनों बहनों को सर्दी गर्मी बरसात में सवेरे सवेरे तैयार करते रहे होंगे, कैसे स्कूल छोड़ते रहे होंगे और फिर कैसे 4 बजे दुकान किसके सहारे छोड़कर हम बहनों को लेने समय से स्कूल आ जाते थे।
साइकिल पर हम दोनों बहनें पीछे बैठती थी, जिसमें पापा ने लोहे के 2-3 टुकड़े और वेल्ड कराकर उसे और बड़ा करवा दिया था, जिससे हम दोनों बहनें आराम से बैठ सकें। आगे डंडे पर एक छोटी सी सीट थी, उस पर छोटा भाई बैठता था, जो करीब 3.5 वर्ष का हो चुका था। जब तक दादी थी तब तक तो वह ऐसे समय पर घर पर रहता था, लेकिन उनके ना रहने पर स्कूल जाने की उम्र तक हमेशा पापा के साथ ऐसे रहता था जैसे कोई छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है। देर शाम दुकान बंद कर पापा हम सबको लेकर घर आते थे। खाना वह होटल की भट्टी पर ही धीरे धीरे बनाते रहते थे। आते समय स्टील के कई पॉट वाले टिफिन में रखकर साइकिल के डंडे पर एक हुक में लटका देते थे। घर पर फिर आराम से बैठकर सारे बच्चों के साथ खाते थे। खाने के बाद वह सवेरे की भी काफ़ी सारी तैयारियां कर डालते थे। कपड़े से लेकर खाने पीने की सारी चीज़ें तैयार करते, सारा बर्तन वो रात में ही मांज डालते थे। रिया 10 वर्ष की हो गई थी, तब भी वह उससे कोई काम नहीं लेते थे। जब तक वह घर का काम करते तब तक वह भी छोटे भाई को लिए रहती थी, उसे ही देखती रहती। बोतल में जो दूध वह देते वह उसे पिला देती और अपने हिसाब से उसे खिलाती सुलाती रहती। 11 की होते होते वह खुद इतनी समझदार हो गई थी कि उनके मना करने पर भी उसकी समझ से जितना काम हो सकता था वह करने लगी थी। इसमें ज़्यादातर काम दोनों छोटे भाई बहनों की देखभाल का ही था। इससे कुछ तो राहत पापा को मिलती रही होगी। धीरे धीरे वक्त का पहिया घूमता गया। आज पापा के 2 दामाद, एक बहू और नाती पोते हो चुके हैं। जीवन में पहली बार हम पूरा परिवार होटल बंद कर हॉल में पिक्चर देखने के लिए शहर पहुंचे। पापा किसी सूरत में तैयार नहीं हो रहे थे कि वह इस उम्र में जब नाती पोते हो गए हैं तो पिक्चर देखने चले, वह भी ऐसी। तो उसने उनसे बात की, कहा, पापा आपने हम बच्चों के लिए जो जो किया वह कितने बड़े काम थे, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे, उसका एहसास हम आपको कराना चाहते हैं। हम भी करना चाहती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप जीवन भर बस काम ही काम करते रहे हैं। एहसास, दुख, सुख सबसे ऊपर उठकर जिद पर अड़े पापा तब माने जब उनकी यह शर्त मान ली गई कि ठीक ना लगने पर वह बीच से ही उठकर चले आएंगे और उनके साथ सभी लोग नहीं, केवल एक आदमी आएगा और अगले दिन वह पूरी पिक्चर देखने जाएगा। हमें उनकी शर्त माननी पड़ी। फिर कहूँगी कि हमारे पापा सा कोई नहीं हो सकता। उस दिन किसी को बीच में उठकर नहीं आना पड़ा। पापा ने सबके साथ पूरी पिक्चर देखी। घर पर उस दिन खाना पीना होने के बाद टीवी नहीं खोला गया। सबने बैठकर बातें की पिक्चर के बारे में। दोनों बहनों के पति, भाई भाभी और सबके 6 बच्चों ने सब अपनी अपनी बातें बोलते चले जा रहे थे और जीवन में पहली बार वे पापा की आंखों में झरझर झरते आंसू देख रहे थे। मगर जीवन में पहली बार वह खुलकर कोई काम नहीं कर रहे थे। उन सबसे बचना चाह रहे थे। उनके दोनों होठ बुरी तरह फड़क रहे थे, मगर वह पूरी ताकत से उन्हें भींचे हुए थे। उनके सामने रोना नहीं चाहते थे। भाई की आंखें भरी थी। दोनों बहनों के पति भी उन्हें भरी भरी आंखों से एकटक देखे जा रहे थे। रिया ने यह सोचकर उन्हें चुप कराने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि जीवन भर इन्होंने हृदय में जितने आंसू बटोर रखे हैं, आज उन्हें पूरा बह जाने दिया जाए। उसने अपने पति बहन को भी इशारे से रोक दिया था। भाई भी शायद यही सोच रहा था जो वह सोच रही थी। उनके पतियों से आखिर नहीं रहा गया और वह चुप कराने उनके पास पहुंच गए, जिन्हें पापा अपने 2 हीरा दामाद कहते हैं। उन्होंने इन्हें हीरा कैसे बनाया, आप सबको यह भी बता देना चाहती हूँ। मुझे यही सही लग रहा है। अपने इन 2 हीरो को वो रोजगार के लिए भटकते हुए देखकर शहर से ही लाए थे। दोनों किसी होटल में बर्तन वगैरह धोने का काम करते थे, किसी अनाथालय में पले बढ़े थे और पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर रहे थे। इन अनगढ़ हीरो को उन्होंने खूब तराशा, काम भी दिया और पढ़ाया भी।
जब दोनों बहनों की शादी का समय आया और पापा उनकी शादी के लिए निकले तो उनकी माँ की बात इतने दिनों बाद भी आगे आगे पहुंच जाती थी। तमाम अपमानजनक स्थितियों को झेलने के बाद भी जब उन्हें सफलता मिलती नहीं दिखी तो उन्होंने अपने विचार बदले और एक दिन यहीं दिव्य मंदिर में अपने तराशे इन्हीं हीरो के साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी। वह भी एक ही दिन में, एक ही हवन कुंड के समक्ष। परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर शादी को संपन्न कराने वाले पुजारी जी ने उनके इस कदम की खूब प्रशंसा की थी, आशीर्वाद दिया था। पापा ने गिनकर 4-5 लोग बुलाए थे। मोहल्ले में 2-4 दिन हुई बातों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके 2 साल बाद ही भाई की भी शादी ऐसे ही एक अनाथालय में पली बढ़ी लड़की से की, जो आज उनकी प्यारी भाभी है। दुनिया में होगा ननद भौजाइयों के बीच 36 का आंकड़ा, लेकिन उनके यहाँ तीनों एक दूसरे की जान है। तीनों नहीं बल्कि सभी एक दूसरे की जान है। इन सभी का क्योंकि गहरा रिश्ता है। मगर मम्मी के बारे में आज भी वह सोचती है। उनका गोरा चिट्टा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल, कमर तक झूलती चोटी और कोयल सी कूकती आवाज़ आज भी आंखों के सामने घूमता है। उनका चेहरा, कानों में गूंजती है आवाज़ जब वह बुलाती थी रिया। उसे रिया बुलाने वाली माँ ना जाने किस बुरी घड़ी में, ना जाने कितनी दूर के चचेरे देवर के संग घर की देहरी लांघ गई हमेशा के लिए, जिनके लिए पापा आज भी ना जाने कितने आंसू रोज हृदय में बटोरते जा रहे हैं। उसके महान पापा और मम्मी, जो भी हो वह उसकी मम्मी ही रहेगी। इसे तो भगवान भी अब नहीं बदल सकता। विवश है वह भी, आखिर सामने माँ है। सच तो यह भी है कि विधान बनाने वाला विधाता भी अपने विधान के समक्ष विवश है। मगर जो भी हो, विधाता से वह यही प्रार्थना करती है कि मम्मी जहाँ भी हो उन्हें स्वस्थ और खुश रखे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।